Okay, so read question, write introduction, those who have joined now, and give me the tentative six dimension of your question. Fast, only 2 minutes. इंट्रोडक्शन जल्दी से लिख के शेयर करो आपने. Okay, so we got three introduction. The reorganization or something like that. चलो, ओके, क्लास में तो ऑलमोस्ट वी गॉट ना पेयर नंबर ऑफ इंट्रोडक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस ना. चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखो, सबसे पहले ना आप लोग बताना कि इसमें की डिमांड क्या है. The reorganization of states on linguistic and ethnic lines has been pivotal in addressing the regional aspiration in India. Critically evaluate its effectiveness in ensuring national unity and regional autonomy. So, what is the key demand? Key demand, and this is 250 words. So we have 8 boxes planning के लिए. 8 boxes. चलो, तो we'll see side by side your point यहाँ पे. The effectiveness of state reorganization attempts for national unity and regional autonomy. हम्म. तो हम लोग को देखना क्या है. What we need to see, keyword is reorganization. See, so I'm writing here the keyword is reorganization. तो reorganization को write like this है ना. Reorganization on what ground? On linguistic and ethnic ground है ना. और फिर इसके ब्रांचेस मतलब इसके डिटर्मिनेंट्स है ना. डिटर्मिनेंट्स, और इस डिटर्मिनेंट्स का हमको इम्पैक्ट इफेक्ट इफेक्ट असेसमेंट करना है. इफेक्ट असेसमेंट नहीं, इफेक्ट इवैल्यूएशन करना है. व्हाट इज एन इवैल्यूएशन मींस critical evaluation of regional aspiration. हाँ, its effects on unity and effects on two things. हमें दो चीज पे इसका इफेक्ट देखना है. फर्स्ट इज नेशनल यूनिटी एंड सेकंड इज रीजनल ऑटोनॉमी. पहले फिर से पढ़ते हैं ना. देखो, the reorganization of a state on linguistic and ethnic lines has been pivotal in addressing the regional aspiration. अच्छा, reorganization, regional aspiration, ये थोड़ा सा प्रूव भी करना पड़ेगा हमें. We need to make attempt to give us this sense because ये लाइन है तो हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते.
एंड देन इफेक्ट देखना है, इनका इफेक्ट हमको किस में देखना है, नेशनल यूनिटी एंड दिस रीजनल ऑटोनॉमी में। तो जब इवेलुएट करते हैं तो व्हाट विल डू एक्चुअली, इवेलुएशन मींस, हाँ वी रैंक, हम उस इफेक्ट को रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग which is the most important effects, which is the second important। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ना? कैसे टिपिकल है? इट डिमांड्स टू मेनी थिंग्स, एंड एज इट डिमांड्स टू मेनी थिंग्स, तो हमको बहुत सारी चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना है पहले। तो सबसे पहले देखो तो आप लोग, डू यू नो व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन? ऐसे अपने पॉइंट बताते रहना ना, तो मैं आपको देख करके उसमें बताऊंगा व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन। रीड्राइंग बाउंड्रीज, गुड, हाँ। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपल तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। व्हाट इज रीड्राइंग का मतलब? रीड्राइंग का मतलब क्या होता है? अच्छा। हम्म। हाँ, इस, क्योंकि जितना अच्छे से क्लैरिटी रहेगी ना, क्रेविंग आउट न्यू स्टेट्स, ओके, क्रेविंग आउट न्यू स्टेट्स, रिफॉर्मिंग न्यू स्टेट आइडेंटिटीज, हाँ, रिफॉर्मिंग न्यू स्टेट्स आइडेंटिटी, ओके, गुड, चल। हम्म, ठीक है। देन ऑपरेटिंग थिंग्स इफेक्टिवली इन लिमिटेड बाउंड्रीज। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा ना, फिर आप देखना कि इसमें आपके क्या डायमेंशन इसमें आ सकते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी सोसाइटी है ना, अब वो सोसाइटी ऐसे बिखरी हुई है, उसमें अभी तक क्या था, आपस में वो ग्रुप कैसे बनाना है, इसको बाउंड्री बनाने के रीग्रुपिंग, है ना? किसी चीज का ग्रुपिंग करना, जैसे सोसाइटी को किस ग्रुप में कैटेगराइज करना, दैट इज नोन एज, नए तरीके से इट इज नोन एज रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट तो अलग आता है, उसको ग्रुप में आकर के किस लेवल पे उसको कैटेगराइज करना, इट इज नोन एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो उसको रीग्रुपिंग करना। अब रीग्रुपिंग करने के लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे हमारे जैसे क्लास है, क्लास को क्लासिफाई करना है कि चलो परफॉर्मेंस के हिसाब से क्लास कर देते हैं, गुड स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, एंड लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। वैसे ही सोसाइटी को रीग्रुपिंग करना। तो सोसाइटी को रीग्रुप करना मतलब उनको क्लासिफाई कर देना। किस बेसिस पे क्लासिफाई करना? उनकी कॉमन लैंग्वेज के ऊपर, है ना? किस ग्रुप में करना? उनके एथनिसिटी के ऊपर उनको ग्रुपिंग, ग्रुप करना। तो इसमें हमको बताना है कि देखो, जो हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं उनको, है ना, रीग्रुप मतलब रिक्लासिफाई कर रहे हैं, किसमें? उनके लैंग्वेज और उसके बेसिस पे वो कैसे उनके रीजनल एस्पिरेशन को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको रीजनल एस्पिरेशन नहीं देखना है। अगर आपने रीजनल एस्पिरेशन देखा, है ना, रीजनल एस्पिरेशन देखा, तो आप फिर चीजें नहीं है, तो आपको रीजनल एस्पिरेशन, व्हाट इज रीजनल एस्पिरेशन? रीजनल एस्पिरेशन मतलब होता है उस ग्रुप ग्रुप का कॉमन डिमांड क्या है ना, कलेक्टिव डिमांड, उसका कलेक्टिव डिमांड क्या है रीजनल एस्पिरेशन का, उसका, उस ग्रुप का डिजायर क्या है, कॉमन डिजायर, इंडिविजुअल नहीं, कॉमन डिजायर। किस किस रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट में उनके रिसोर्सेज में, उनके आइडेंटिटी में, है ना, लैंग्वेज में। तो इस रीजनल एस्पिरेशंस के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है? तो डिटर्मिनेंट्स देखो क्या होता है, यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उनकी आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी कैसे बची रहे। तो देखो, अगर उनको लैंग्वेज बेसिस में अगर हम उन्हें रिग्रुपिंग कर दिया तो उसमें क्या होगा?
उनका कल्चर, उनकी एथनिसिटी, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होगी, इरोड नहीं होगी ना मिक्स होने से, तो उनकी आइडेंटिटी बच जाएगी, है ना। अब आइडेंटिटी बच जाएगी तो अब हमको हालांकि आगे बढ़ना है, नेशनल इस पे काम करना है, नेशनल यूनिटी में एंड रीजनल ऑटोनॉमी में। तो ये क्या है, उनकी जो आइडेंटिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा क्या है, एक तरह का ब्लॉक है ना। तो ये जो है उसकी आइडेंटिटी तो बचाएगा ही इरोड होने से, और ऊपर से क्या है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करेगा, है ना। अच्छा, एग्जांपल भी देना केस स्टडी से, कि जैसे नागालैंड को स्टेटस दिया गया है ना अंडर आर्टिकल 371A, तो यहाँ पे करना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा रीजनल एस्पिरेशन क्या होता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसका दूसरा डायमेंशन है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अच्छा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटी, इट इज पॉलिटी मीन्स टेकिंग अ डिसीजन, है ना, फ्रीडम टू टेक डिसीजन फॉर यूज ऑफ द ओन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स को हम कैसे यूज करें, उसका डिसीजन लेना चाहिए। तो ये देखो इसकी लिस्टिंग, तो आपको रीजनल एस्पिरेशन के डिटर्मिनेंट्स को निकालने हैं। तो जब ये होगा तो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेगी, तो इसको थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई वो करना है, थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्म करना है। जितना अच्छा ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, उतना अच्छा फिर अटेम्प्ट लोगे आप, है ना। तो इस दूसरा डायमेंशन क्या है रीजनल एस्पिरेशन का, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का मतलब डिसीजन मेकिंग फॉर देयर ओन रिसोर्सेज। तो ये क्या है, जब सेल्फ गवर्नमेंट आएगा तो क्या होगा, तो जो कम्युनिटी उसको ये पता चलेगा, अच्छा जो पॉलिसी है ना वो उनकी यूज के लिए, लोकल यूज के लिए, ये नहीं कि नेशनल चीज को उनके ऊपर थोपने के लिए। तो उनके अंदर क्या है, रिजेंटमेंट नहीं आएगा। रिजेंटमेंट मतलब वो जैसे कि हमको पॉलिटिकली नेग्लेक्ट कर दिया गया है ना। तो बहुत सारा चीज आप इसमें फिर बता सकते हो। फिर रीजनल एस्पिरेशन क्या चीज में आता है, इकोनॉमिक, टू सेटल इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट इम्बैलेंस, टू प्रमोट डेवलपमेंट सो दैट टू रिड्यूस इम्बैलेंस। तो इसमें भी वही है कि उनकी कम्युनिटी के अंदर ये फीलिंग आएगी कि एक फेयर शेयर हो रहा है रिसोर्सेज का। तो ऐसे उसके डायमेंशंस निकालने हैं आप, है ना, रीजनल एस्पिरेशन के। तो आपको यही चीज यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में बता देना है कि वाई रीग्रुपिंग, हम अगर रिक्लासिफाई कर रहे हैं सोसाइटी को लैंग्वेज और उसमें, ओरिजिनल एस्पिरेशन को कैसे सपोर्ट करेगा। तो आपको बताना है कि द रीजनल एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ दिस पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना, द कल्चरल स्टैंड अप्स, इन सबको यहाँ पर किस तरह से ये मैटर कर रहा है। अच्छा, अब तो ये हो गया, अब आपको हो गया, ये एक पूरा ब्लॉक हो गया। अब ये रीजनल एस्पिरेशन विथ रीऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑल टुगेदर कैसे रीजनल ऑटोनॉमी और उसको इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर हमको अब क्या करना है, अब इसके ऊपर हमको असेसमेंट करना है। तो अब हमको फिर से ना जो नेशनल यूनिटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के डिटर्मिनेंट्स देखने पड़ेंगे, रीजनल ऑटोनॉमी के, रीजनल ऑटोनॉमी के डिटर्मिनेंट्स देखने पड़ेंगे। और उस डिटर्मिनेंट्स पे हमको आकर के ये जो रीजनल एस्पिरेशन है ना, उसको, उसका वो करना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा और रैंकिंग लगाना पड़ेगा। तो भाई चलो हम लोग सब मानते हैं कि ये तो ठीक है कि नेशनल यूनिटी क्या होता है कि भाई चलो एक बॉन्डिंग होना चाहिए, पर उस बॉन्डिंग का डिटर्मिनेंट्स क्या है। देखो यहीं पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें ना फाउंडेशन पे अब यहाँ पे काम करना है, कि नेशनल यूनिटी तो हम सब लोग जानते हैं, व्हाट इज नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी इज ना काइंड ऑफ ना, वन टाइप ऑफ, हाँ, सेंसेस ऑफ वननेस, यस, इट इज इन सेंसेस ऑफ वननेस। अब ये सेंसेस ऑफ वननेस जो है ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है लिंग्विस्टिक एंड एथनिक लाइंस में, वो कैसे इफेक्टेड है इसमें। तो ये नेशनल वननेस किसके ऊपर डिटरमिनेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आप कीवर्ड में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसके ऊपर डिटरमाइंड होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि एक तो किसी एरिया को वो करना कि रिस्ट्रक्चर करना, है ना, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को, उसको लीगल लेजिटिमेसी देना, यही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और लीगल लीगल लेजिटिमेसी देने का मतलब उसको पूरी तरह से प्रिवेल करना उसके चीजों को लॉफुल, है ना। अच्छा, एक तो ये चीज है नेशनल यूनिटी हो, सॉरी, ये जो है, हाँ, नेशनल यूनिटी का डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, दूसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये डिटर्मिनेंट है, अब इसको ना इवेलुएट करना है। तो ये बताओ आप, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करने का मतलब होता है सो दैट डेमोक्रेसी कैन प्रोवाइड व्हाट देयर वैल्यू पीसफुली, है ना, हाउ साइक्लिक मैनर में, जिससे कि पॉलिटिकल इंक्लूजन हो और एक्सक्लूजन हो किसी चीज का, है ना। और इससे क्या हो, पॉलिटिकल इंक्लूजन हो तो जो लोगों के बीच में हार्डशिप है ना कि भाई मेरा नेता ठीक काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस किया जा सके। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और पॉलिटिकल सिस्टम है, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है नेशनल यूनिटी के लिए? किसी चीज को लीगली रिकॉग्नाइज करना और किसी चीज को साइक्लिक करेक्ट करना, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा क्वेश्चन समझ पाए ना? नेशनल यूनिटी में दो दो डिटर्मिनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एरिया को लीगैलिटी डालेगा, डेमोक्रेटिक सेटअप यूनिटी के लिए जो साइक्लिक तरीके से पीपुल के वॉइस से चीजों को इंक्लूड करेगा एक्सक्लूड करेगा हर 5 मंथ में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, लीगैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो फाउंडेशन है ना, वही तो क्रेव आउट कर रहा है ना। तो आपको बताना है कि देखो इसका इफेक्ट लीगैलिटी में पड़ेगा, बिकॉज ये आइडेंटिफाई करेगा रीजन्स को, है ना। तो आपको बताना है, देखो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लीगैलिटी जो लेजिटिमेट कर रहा है इसमें ना, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशन को वो ऑथराइज कर रहा है। और डेमोक्रेटिक ठीक है, उसको रिकरेक्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबल करा रहा है डेमोक्रेटिक सेटअप। ऐसे करके बातें करनी होगी आपको, है ना। फिर नेशनल यूनिटी का क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसमें क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसमें क्या होगा कि ये तो अच्छा है कि रीजनल ऑटोनॉमी मिलेगी, इसमें क्या है, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होने के अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा काम करेंगी, है ना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा उसमें काम करेंगे। तो ये नहीं है कि भाई कोई इमोशंस कंट्री में आए और बिखर गए सारे कंट्री। तो इसीलिए फिर इसके बाद सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्यों, व्हाट इज सेकुलरिज्म, बताओ। सेकुलरिज्म इंडिया का कैसे है, वो डिफरेंट है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, आप उसको छोड़ो। इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन, है ना। अब ये बताओ कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन इसके थ्रू ना, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये कैसे नेशनल यूनिटी को प्रमोट करेगा? हाउ? हाँ, अनबायस्ड में, किसी को डोमिनेट नहीं होने देगा, है ना। ये किसी की डोमिनेंस को क्या करेगा, इवन आउट करेगा ये। अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो ना सेकुलरिज्म का, तो वो करेगा। तो आपको लाइक इसी तरह से बढ़ना है, यहाँ पे बताना है कि कैसे नेशनल सिंबल। हाँ, तो ये क्या करता है, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ और नलीफाइंग द डोमिनेंस ऑफ अदर थिंग। तो आपको यहाँ पर ना, इसको आपने यहाँ पे बताया, तो लिस्टिंग करनी है कि भाई देखो नेशनल यूनिटी इन टर्म्स ऑफ, तो दिस विल गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव, सेकंड इफेक्टिव, थर्ड इफेक्टिव, रैंकिंग करनी है इसकी।
इस तरह से चीजें आपको आगे बढ़ानी है। ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन आपको अब क्या करना है सेकंड में, रीजनल ऑटोनॉमी के बारे में आना है। रीजनल ऑटोनॉमी में क्या है, रीजनल ऑटोनॉमी में इज द पॉइंट इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी उसको कैसे करोगे आप, तो इसके भी डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे आपको। ओके, तो सा क्वेश्चन टिपिकल है ना, ऑल विल फिल द बिलोंगिंगनेस, यस ओके, ठीक है। तो इसको देखो, जब हम रीजनल ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी एक तरह का इसका डिटर्मिनेंट है ना, जो जिस बेसिस में, तो ये बताना कि हाउ state reorganization will affect this feature of this regional autonomy। क्योंकि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, रीऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इसको इस ऑफिशियल स्टेटस दे देगा ना, रीजनल लैंग्वेजेस को, है ना। और जब ऑफिशियल स्टेटस दे देगा तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में अब प्रोटेक्ट होगा। इससे क्या होगा कि इसमें एक तरह का सेफ गार्ड्स होगा इसमें, है ना। इससे जो इंटर स्टेट माइनॉरिटीज है उसको भी बचाया जा सकता है। एक तो ये है ना, दूसरा एथनिक एंड ट्राइबल डिस्टिंक्टिवनेस रीजनल ऑटोनॉमी में, दिस इज अगर, सर एक सेकंड इसको देखता हूँ। नो नो, वी नीड टू इंक्लूड बोथ। हम इफेक्ट पॉजिटिव नहीं, हम तो, मैं तो एक चीज आपको पहले ये अटेम्प्ट करा रहा हूँ कि आपको पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं देखनी है। मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको रीजनल एस्पिरेशन नहीं देखना है, आपको उसके डिटर्मिनेंट्स देखना है, तभी आप ना इन डेप्थ एनालिसिस कर पाओगे, तभी आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो मेरा आज ये मतलब है, देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है ये। तो मेरा ये आज आपसे एक वो है, एडवाइस है, आप सब कोशिश करना इसको। और मुझे ना थोड़ा सा एक अपना ब्लूप्रिंट भेजो ना, तो देखना कि आप लोग सोच पाते हो कि नहीं। तो मैं भी स्ट्रक्चर दूंगा आप सबको, कैसे स्ट्रक्चर दूंगा। और देखो यहीं पे मैं कहता हूँ, अपने फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए आप एआई को यूज करो। मेरी जो टीम है ना वो बड़ी स्मार्ट टीम है वो, उसमें एनआईटी के बच्चे हैं, आईआईटीएन है एक तो, ये आईआईटी दिल्ली का है जो नोट्स डेवलप करता है। तो अच्छा, वो ये लोग मिलते हैं बहुत टाइम में, मतलब मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं मेरे लिए कि सर इसी दिन मिलेंगे हम लोग। अब मैंने बोला कि चलो इस तरह से चीजें हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखो ये आईआईटीएन जो होते हैं उनके बड़ा बातें इतना सिंपल करेंगे ना वो, कि सर अभी कल बात हो रही थी मेरी कि सर इनको ना पहले हम लोग वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भेज देते हैं सोचने के लिए, क्वेश्चन दे करके केस स्टडीज कर रहे हैं तो ये सोच तो रहे हैं पर अपने से बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब इनको खुद ही नहीं पता है कि फंडामेंटल्स क्या है, रीजनल एस्पिरेशन का मतलब नहीं पता होगा, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं पता होगा, ये वही देख करके टेक्निकल रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रिक्लासिफिकेशन, इट इज नॉट रीजन वाइज, इट इज पीपल वाइज। तो इसी तरह से चीजें, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो वो लोग वो मुझे कह रहे हो वो अब आप लोग करो ना। तो आप लोग एक, ये चीज मुझे दिखता नहीं, आप लोग सीधे आंसर भेज देते हो ब्लूप्रिंट में ऊपर में। मुझे थोड़ा सा ये एक काम करना, दिस रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट, केवल आज इतना बना कर रखो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे हम लोग। रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट नेशनल यूनिटी के डिफरेंट डायमेंशंस पे, है ना, रीजनल लैंग्विस्टिक एंड एथनिक पैरामीटर्स पे, और उसको रैंकिंग करना, ये डिटर्मिनेंट निकालना, 1 2 3 ABCD मान लो, ABCD। और यहीं पर मुझे ऐसे ब्रांचेस बना के दो यहीं पर कि इसके इम्पैक्ट में होगा तो इसको कौन सा रैंक देते हैं, और इसका इम्पैक्ट असेसमेंट दोनों करना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। तो रादर देन कि आपको सीधे सीधे ऊपर ऊपर बोल देना है, आपको उसको इवेलुएट करना। तो इवेलुएट करते समय ये बताना है कि रीजनल autonomy and national unity can be evaluated on its different determinants and its
लाइक डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, है ना। तो फिर स्टार्ट करना है उसको कि भाई जो मान लो आप किसी रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें बताना कि रीजनल ऑटोनॉमी कैन आल्सो बी डिसाइडेड बाय हाउ टू एथनिक एंड ट्राइबल डिस्टिंक्टिवनेस कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ये कैसे होगा, ऐसी प्रोटेक्शन क्यों जरूरी होती है भाई, कि कस्टमरी लॉज, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब को प्रोटेक्ट किया जाए। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से ट्राइबल के जो कस्टमरीज लॉज हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब जो परंपरा चली आ रही है और जो रिकॉग्नाइज है लॉ बुक, उनकी जो राइट्स है, उसको कैसे इफेक्ट करेगा बताओ। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि उसमें ये होगा कि उनको एक एम्पावरमेंट मिल जाएगा। एम्पावरमेंट मतलब नाउ एक लॉ के थ्रू वो अब डिसीजन ले सकते हैं, है ना। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अब ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में भी ये फाइट हो जाए, क्योंकि वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, क्योंकि आपस में ट्राइबल कम्युनिटी खुद ही तो बटे हुए हैं ना। अब सब लोग बोलेंगे ना मेरा मेरा कस्टमर कस्टम्स को लीगैलिटी मिलनी चाहिए, नहीं तो इसमें ये भी लिखना अपने हिसाब से। अच्छा देखो, थिंकिंग से ये फिर डिस्कशन करने के मतलब सोच बनता है कि इट विल लीड टू व्हाट, सब लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स। बट सर, रिमोटनेस, अच्छा एक मिनट आपके डाउट को भी ले लेता हूँ मैं। हाँ सुदीप सर, बट रैंडम रैंडमनेस विल बी लेस आफ्टर रिओर्गनाइज। हाँ ये अब आपके ऊपर है असेसमेंट सर। तो इसमें बॉक्सेस का क्या होगा, हाँ बॉक्सेस विल कम लेटर ऑन। और पहले तो हम लोग देखो ये क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे ना, बॉक्सेस को बाद में बनाना फिर। तो बॉक्सेस कैसे बनेंगे चलो मैं बता देता हूँ, इसको एक एक अटेम्प्ट और लेंगे आप लोग, थोड़ा सा इस पे काम करना। इसमें सबसे पहले क्या करो आप लोग, अगर चाहोगे तो मैं इसका, और अगर चाहोगे तो आप लोग, मैं फंडामेंटल नोट्स भी भेजूंगा हर क्वेश्चन के पीछे। तो पहले तो आप लोग एक ब्रेनस्टॉर्म करो सब लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग में करो कि रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के डिटर्मिनेंट्स में कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव पड़ रहा है बस। और फिर अपने हिसाब से बताना, अच्छा मुझे तो लगा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सेकंड नंबर पे ही थी। तो तीन तीन रैंकिंग लगाना, और फिर बॉक्सेस बनाना है यहाँ पे, है ना। बॉक्सेस बना के आप लोग क्या करना कि हमें इवेलुएट करना है नेशनल यूनिटी पे और रीजनल ऑटोनॉमी पे। तो ये इसको तो पहले जस्टिफाई करना, इस सेंटेंस को, किस सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को कि भैया ये कैसे करेगा, तो यहाँ पे सेंटेंस करना है ना। यहाँ पे ये मत बताना कि व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन, नो डोंट टेल डेफिनेशन। आपको बताना कि रीऑर्गेनाइजेशन, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देना, उसी में समझ में आएगी। रीशेपिंग, रीग्रुपिंग, reclassification of people on their common language, on their common ethnicity, and how it going to have a regional aspiration का मतलब उनके वननेस के ऊपर, उनकी जो ऑब्जेक्टिव की वो अपने पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लें उसमें, कैन हैव अ डीपर इम्पैक्ट, तो आप वहां पे करना जस्टिफाई। फर्दर फर्दर दिस रीऑर्गेनाइजेशन हैज है ना, अब वो इफेक्ट कैसा होगा उस इफेक्ट के बारे में बताना है कि लॉन्ग इफेक्ट है ना, वाइडर इफेक्ट, ऐसे थोड़ा सा हिंट कर देना, which can be analyzed on a different parameters of national unity and regional autonomy। अब नेशनल यूनिटी के ऊपर आप आ गए, तीन बॉक्सेस नेशनल यूनिटी, तीन बॉक्सेस रीजनल ऑटोनॉमी। अब इसमें बताना कि लाइक, अब अपने आप से रैंकिंग करना पहला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और ये सब करके आप अपने तीन असेसमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ करना, रीजनल के पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ करना, फिर कॉन्क्लूजन बनाना। पर ये नहीं हो पाएगा जब तक आप ये ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, और ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे तो आप फिर क्या लिखोगे तो आप ही जानते हो, जो भी लिख के लेके आए थे। तो आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। व्हाई, इंट्रोडक्शन इज द लॉन्चिंग पैड फॉर योर आंसर। जो इंट्रोडक्शन होगा ना वो लॉन्चिंग पैड होगा आपके इंट्रोडक्शन का।
तो बोल, आप लोग पहले अटेम्प्ट करना, देखो प्रॉब्लम पहले फेस करो, तभी तो मैं जो सपोर्ट दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, हाँ हाँ ये सपोर्ट चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं ना कि आप लोगों ने जो लिखा था वो आसपास है कि नहीं उसके, जो इंट्रोडक्शन लिखा था और लिखा था। और का पॉइंट था, while national unity and regional autonomy are artificial, sorry, un anti-ethical of SRA has been able to, इसको तो पढ़ लो, मेरे ग्लास रीडिंग ग्लास नहीं है ना तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और आप पढ़ोगे क्या? जी अपने सर। हाँ इंट्रोडक्शन को पढ़ो तो। हाँ जी सर, तो ये था कि while national unity and regional autonomy are antithetical to each other, yet हम्म the reorganization has been able to take these two contradictory goals together, yet some uh, social, economic and social cleavages remain. हम्म। चलो अब आप खुद ही बताओ, अपने इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन बताओ, आपको क्या लग रहा है इंट्रोडक्शन? So, मतलब it gave a direction कि while it has helped, there are still certain challenges that remain. हम्म। पर ना देखो ये ना, जैसे मैंने बताया ना कि इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन सबको शेयर करना, बेस्ट इंट्रोडक्शन आज शेयर। और इसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। विल कीप टुमारो सेशन एंड टू क्वेश्चन सेशंस, है ना? तो इसमें ना, अच्छा कोई और कुछ इसमें बताना चाह रहा है देवांशु? व्हाट आर द लाइक स्कोप यू सी ऑफ दिस इंट्रोडक्शन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक मेरा डाउट ऐसे आ रहा था सर कि इस क्वेश्चन को क्यों रीजनल एस्पिरेशन से शुरू नहीं करना है सर? क्योंकि सर द जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक एंड एथनिक लाइंस हम्म हैज बीन पिवटल इन एड्रेसिंग रीजनल एस्पिरेशंस इन इंडिया। तो क्यों नहीं इसको ऐसे शुरू करना है कि सर रीजनल एस्पिरेशंस किस किस तरीके की है, और अगर उनको अनएड्रेस्ड छोड़ा गया तो वो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज में और एंटी नेशनल मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो नहीं। इस थ्रेट को टैकल करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक एंड एथनिक लाइंस। ऐसे नहीं कर सकते सर? अच्छा आप मेरे को बताओ, रीऑर्गेनाइजेशन और रीजनल एस्पिरेशन में कौन सा मेन आइडिया है जिसको हमको डिस्कस करना है इस लाइन में? सर ये थोड़ा सा टू वे लग रहा था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब। एक तरफ से तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से शुरू किया जा सकता था, और नहीं नहीं, इस सर दोनों लाइन में, दोनों वर्ड में सर कौन सा डिमांडिंग है इस क्वेश्चन में, विच इज मोर सर फंडामेंटल? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सर। इसमें रीजनल एस्पिरेशन को हाईलाइट ज्यादा नहीं करना सर है ना? हमें तो रीऑर्गेनाइजेशन, हमने जब ये रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं लोगों का, सर हमारी कंट्री कैसी थी पहले, स्कैटर्ड थी, है ना? सर अब हमको रीग्रुपिंग करना है उसमें। तो जब हमने नए डायमेंशंस में लोगों को बांटना स्टार्ट किया, तो वो, सर ये दो चीज को कैसे वो इफेक्ट कर रहा है, किसको? रीजनल ऑटोनॉमी को और नेशनल, और नेशनल यूनिटी। हाँ, नेशनल यूनिटी को और रीजनल ऑटोनॉमी को। तो हमको रीजनल एस्पिरेशन को नहीं हाईलाइट करना है, सर हमको रीऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट करना है। तो पहला तो अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन को हम और उसके डिटर्मिनेंट से पहले अप्रूव करें कि लाइक हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड पिवोटल इन एड्रेसिंग द रीजनल एस्पिरेशन, ये हमको पहले जस्टिफाई करना है। फिर लेके अटेम्प्ट लेके आना कि हाउ दिस रीऑर्गेनाइजेशन विथ ऑल इट्स डिटर्मिनेंट्स will going to affect national unity and what dimension of national unity। तो सर नेशनल यूनिटी के उस डायमेंशन की रैंकिंग अपने हिसाब से लगानी है आपको। सर नहीं नहीं, प्रेशर में नहीं बोलना, अभी कोई डाउट हो तो बताओ आप। तो अगर हम रीजनल एस्पिरेशन लेके आएंगे ना तो क्वेश्चन को जो जो वो चाह रहा है आपसे हम्म। स्टैब्लिश करना, वो सर भटकने के चांसेस हैं। क्योंकि आप फिर रीजनल एस्पिरेशन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन निकालोगे, क्योंकि हमको रीजनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के निकालने हैं, सर तो वहां से वही देख। सर, स्पेसिफिक रहना है सर। हाँ एकदम। अगर हम भटके ना, जैसे नहीं मैं बोलता हूँ कि जब हम लोग बातें करते हैं तो कुछ दूसरी बातें करें तो हम उधर बढ़ने लग जाते हैं, सर तो हम फिर वो
ट्रैक डिरेल्ड हो जाएगा। तो देखो ये ऑरा का जो इंट्रोडक्शन है ना, अच्छा है, फेयर है, पर अभी उसमें एक क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंट्रोडक्शन में आप कैसे पैरामीटर निकाल के बाहर रखते हो, वो आपके लॉन्चिंग पैड बनता है नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। तो इसमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देवांशु को देखता हूँ। इन ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी लाइक इंडिया द रीजनल एस्पिरेशन अराइजिंग ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड अंडर डेवलपमेंट इनएडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सोशल। तो बताओ देवांशु, क्या हो रहा है आपके क्वेश्चन के साथ इंट्रोडक्शन? सर सर कैसा लग रहा है इंट्रोडक्शन आपका? नहीं सर, ये तो इरेलेवेंट है सर। हाँ, ये बस यही, ये सेशन का यही एडवांटेज है, अपनी चीज को रियलाइज कर लेना है ना, कि ये तो ठीक है, ये ऐसे उसे होता तो ठीक है, पर हम ना अपना पैरामीटर नहीं बना पा रहे, लॉन्चिंग पैड नहीं बना पा रहे अपने आंसर, सर है ना। अच्छा, रेवा का देखते हैं। reorganization of state on the linguistic basis stabilize immediate and impulsive secessionist threat with the immediate। देखो इसने जबरदस्त स्टार्ट किया है, इसका ये सही है, इसको इस तरह से हिंट करना है कि भाई ये रीजनल एस्पिरेशन की किस डायमेंशन को सेटिस्फाई करके उसकी क्या रेलेवेंस है, इसने बता दिया, है ना। बट द विजनरी एंड द बैलेंस अप्रोच with considering the other dimensions ensure the long time and lasting unity with the strength, autonomy and administrative and economical and party। ये देखो, ये इंट्रोडक्शन क्लोज है हमारी डिमांड के। एग्री करते हो आप लोग? इसमें रेवा को थोड़ा सा नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के डायमेंशंस को टच कर लेना था, है ना। देखो इसका पहला पार्ट इसने बताया कि यस, ये जो आग लगती है ना एस्पिरेशन के ऊपर, उसको तो रीऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई कर लेता है, लोग अब साथ में रहने के रेडी हो जाएंगे अगर आप उनकी वैल्यू कर दो तो, है ना। तो ये यहाँ पे ये क्लोज है, क्लोज, इट इज नॉट परफेक्ट दो, बट इट इज वेरी क्लोज। अब इसको रिवा को क्या करना चाहिए था कि सेकंड अटेम्प्ट जो ले रही है ये, इसमें इसको रीजनल, क्योंकि यहीं से अगर मुझे पता चल गया कि ये बच्चा अच्छा, ये जो है मेरे को टाइम मेरा खराब नहीं करेगा, ये नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के डायमेंशंस में मेरे से बात करेगा, मैं इंट्रोडक्शन से ही खुश हो जाऊंगा, और फिर इंट्रोडक्शन से मैं इसको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो एकदम ये चीज सपोर्ट में लेके आना इसमें। तो रीवा एक बार और अटेम्प्ट करेगी तो और क्लोज आ जाएगी इसमें। ठीक है, काशवी। काशवी का द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाइल द लिंग्विस्टिक एथनिक लाइंस foster the sense of cultural identity and improve the administrative efficiency, it also led to the regional organization the national unity and the national। हाँ ठीक है, काशवी का भी वैसे ही है, क्लोज है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो लॉन्चिंग पार्ट है वो मिस कर रहा है, उसके डिटर्मिनेंट्स बनाने से, है ना। क्रिटिकली डिवाइड द रीजनल एस्पिरेशन अटेम्प्ट इंश्योरिंग। हमें ऑटोनॉमी निकाल के रखनी है ना सबकी। अच्छा, आज तो काफी लेट हो गया, थोड़ा सा मैं इसी में मैंने ज्वाइन किया। तो चलो कुल मिला के, हैज यू ऑल ओपन टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन? सर प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ सुटेबल इंट्रोडक्शन। हाँ, एक अटेम्प्ट करो, लाइक इट इज नाउ वी हैव ओवर डू विद दिस एक्सरसाइज। आप सब लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। और देखो इस इन लोग दोनों का जो है ना, काशवीर और रेवा का जो इंट्रोडक्शन है, उसका फर्स्ट पार्ट इज ओके। मैं अभी सेकंड पार्ट आप सब लोग बुलाओ, मैं बेस्ट को शेयर कर लूंगा। देवांशु, क्वेश्चन समझ पाए आप? डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड। सर अभी भी एक थोड़ा सा डिलेमा है सर। हम्म। क्योंकि सर कॉम्प्रिहेंशन की सबसे क्रिटिकल बात यही है कि वो आदमी मतलब हर आदमी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है सर। हम्म। जैसे कि जैसे आप बताते हैं कि भाई इशू से इशू को पहले एड्रेस करके उसकी क्रिटिकलिटी बताते हुए क्वेश्चन की डिमांड पर जाओ, उसको डराओ। राइट सर। तो उसको क्या है कि मैं थोड़ा सा गलत ले गया सर। मैंने हम्म। मैंने रीजनल एस्पिरेशंस को अनएड्रेस रखने पर क्या खतरे हो सकते हैं हाँ, समझ गया मैं आपकी और बात। उससे रीऑर्गेनाइजेशन कैसे डील करता है, तो मैंने हाँ, वैसे उठा लिया सर सवाल। नहीं नहीं नहीं, अब देखो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने सर सही उठाया, आपने सही उठाया, ऐसे भी उठा सकते हैं, पर सर रीजनल एस्पिरेशन को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, जैसे ओके उसने ओके कैप्चर किया एक तरह का ना सर काफी सर ने। सर
उसको एक क्लब करना, उसकी चुनौतियों को एक दो वर्ड में क्लब करके उसको हम्म बताना कि कैसे वो करना हम्म। है ना। पर ठीक किया आपने, सही, यही है तरीका, सर। है ना। इशू को हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद एक एक करके उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सर। हाँ, रिसरफेस करना है उस सारी चीज को ना, फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तो कर सकते हैं। मैं तो फिर से ट्राई करूंगा हाँ, इसको हम सब लोग फिर से अटेम्प्ट लेंगे उसको। सर। सर कल जैसे संडे है तो कल क्या सेंटर पर टेस्ट होगा सर या फिर? सेंटर में मैंने रखा था, आप में से दो ही लोग हैं जो सेंटर में आने को रेडी हैं, बाकी लोग को आदत लग गई है घर से ही टेस्ट लिखने का। ओके ओके सर। सर ऑफलाइन ही कर लीजिए। हाँ, मैं ऑफलाइन तो करूंगा, मैं वेनसडे अल्टरनेटिव डे बुलाऊंगा आप लोग को, एक दिन ग्रुप डिस्कशन करना, एक दिन ये करना। अब तो सर अभी ओझा कल सर, अभी कल सर सेंटर पर है या फिर सर अब पता नहीं आप लोग को, ओझा सर को कैसे पता चल गया, सर ने भी उसी टाइम पर रख लिया अपना मीटिंग। ओके सर। तो कल का छोड़ देते हैं, सर नेक्स्ट वेडनेसडे से हम लोग अटेम्प्ट लेंगे इसको, सेंटर ठीक। का, है ना। तो मैं आपको उसमें अपडेट कर लूंगा। तो इसमें एक मीटिंग और रख लें हम लोग आज, इस हाँ क्वेश्चन। सर श्योर सर। तो 1:30 पे एक मीटिंग और रखेंगे, इसमें आप लोग अपने अपने डायमेंशंस को क्लियर रखना। 1:30 में विल गोइंग टू अटेम्प्ट अगेन, 1:30, है ना। या मैं आपको अपडेट कर दूंगा और इसको आके करना, सर प्लीज चेंज टाइम। या एक काम करो, आप सब लोग डायमेंशन लिखना, मैं आप लोग को वो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आपस में कंटेंट को। इसको हम लोग जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें फिर से जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप लोग सब अटेंड लो पहले, और देखो, लिख करके देखना, आप लोगों को खुद ही दिख जाएगा अलग। हाँ, यस। तो विल विल डू इट अगेन, है ना। आप सब लोग फिर से लो क्वेश्चन को, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इतना इजी है नहीं कि हम लेके तुरंत ही निकाल दें उसको। ओके, तो लेट अस मूव नाउ बिकॉज वी हैव अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन, उनके साथ मुझे सेशन करना है। तो आप लोग वो कर लो, लॉग आउट कर लो फिर। सर जो ऑल्टरनेटिव सेशंस रहेंगे वो मॉर्निंग में रहेगा। अब वो तो डिस्कस कर लेंगे पहले तो, कि कब काशवी कब आना चाहती है, उसके सर बाद ही कभी भी सब चलेगा सर। डिस्कस कर लेंगे। जो फेयर टाइम रहेगा उसी में रखें। वो भी देखना पड़ेगा ना, ओके वो मैंने एक जॉइंट वेंचर रखा है वो, उनके साथ, उनका क्लासरूम कब अवेलेबल है। ओके सर, थैंक यू। हम्म। और डेली आओगे तो डेली का भी सेशन रखेंगे हम, यस। है ना। तो ऐसा करेंगे। मैं चाह रहा हूँ जब आप लोग आओ तो वहाँ पे ऐसे का आंसर लिख लो, ठीक हाँ है। यस तो सर। आप इसमें ट्राई ओके करो। सर, थैंक यू। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं अभी आंसर लेके वो लेके आ रहा हूँ आपको। तो ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। तो इसके लिए दो सेशन, इनको भी समझाने में 2 सेशन का बात हो गया, आपको भी समझाने में 2 सेशन लग जाएंगे। तो आप लोग एक काम करो ना थोड़ा, कि या थोड़ा काम क्या करना है, आपने शायद लिख के आए होंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन बता पाएंगे क्या आप? लिखा है कि नहीं ये बताओ, कि अभी लिखोगे? लिखा है सर, लिखा है। अच्छा, और उदय ने लिखा, उदय? जी सर। गुड यार, बहुत बढ़िया। तो पढ़ो तो आप इंट्रोडक्शन। तो मैं पढ़ूँ पहले। हाँ, आप पढ़िए।
भाषाई और जातीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है जिसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम्म। इसने ऐतिहासिक शिकायतों को संबोधित किया और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता से संबंधित नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। इसने भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करके क्षेत्रीय तनाव को कम किया, लेकिन इसने विखंडन और स्वायत्तता की आगे की मांग की संभावना के बारे में चिंताएं दी हैं। ओके ओके ओके। ठीक है। उदय आप बताओ। जी सर। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत को जितना प्रारंभ किया, तब साम्राज्यवादी उद्देश्य से क्षेत्रों की निकटता को देखते हुए बंगाल, मुंबई एवं मद्रास प्रांत में नए नए क्षेत्रों को शामिल किया गया। और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए कुछ कमिश्नरी क्षेत्रों का भी गठन किया गया, जहाँ जहाँ केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर शासन किए जाते थे। हम्म। और सर ठीक है। 20वीं शता हम्म। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, सांप्रदायिक दबाव, प्रशासनिक सुविधा तथा राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से भी ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों का पुनर्गठन किया। सर यही है। ठीक है। अच्छा चलो आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या मांग क्या है इसका। सर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब, उन्होंने क्या प्रभाव पड़ा है राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पे? एग्जैक्टली यही तो मैं समझा रहा था। हम्म। है ना। तो जी सर। यहाँ पे क्षेत्रीय अक्षांशाओं का नहीं, जो अभी जस्ट बात हो रही थी ना, जी सर। क्षेत्रीय अक्षांशाओं के अलावा हमको के बजाय हमें भाषी और भाषाई और जातीय आधार पर जो पुनर्गठन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है देश की अखंडता और स्वायत्तता में, वो देखना है हमें। हम्म। है ना। अच्छा ये जी कैसे सर। कैसे देख सकते हैं एग्जैक्टली देखो यही तो चीज है। यही चीज है जो अब हम लोग के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना, क्वेश्चन की पहचान बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमें तो ये बताना होगा कि देखो भाषाई आधार पर जो ये जो है इसके आधार पर जो घटना हो रही है हमारी, इसके जातीय आधार पर, जो जातीय नहीं है ये एक्चुअली ना लिंग्विस्टिक है एक्चुअली। लिंग्विस्टिक को जातीय नहीं बोलते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए जी सर। क्या बोलते हैं उसको लिंग्विस्टिक को। सर, लैंग्वेज के बेसिस पे है ना सर? हाँ, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एथनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में। फिर क्षेत्रीय या एथनिक। हम्म। तो यहाँ जातीय। पे जाति हाँ जातीय। जातीय बोलते हैं, चलो ठीक है। जातीय तो नहीं। हाँ मैंने समुदाय को जो सांस्कृतिक पहचान जो मिलती है ना उसको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। सर निर्जातीय, जातीय निर्जातीय। अच्छा ठीक है चलो जातीय मान लेते हैं। तो हमको पहले तो ये बताना है कि देखो भाषाई और जातीय आधार पर जो पुनर्गठन, अच्छा पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। सर, पुनर्गठन का मतलब होता है कि जो पहले से बिखरे हुए हैं उनको फिर से मतलब सही तरह से लगाना, मतलब वापस से हाँ ऑर्गेनाइज करना। हाँ रिक्लासिफाई। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर इस सवाल का जो मुख्य आधार है वो है रीऑर्गेनाइजेशन। है ना। रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन। तो जो पुनर्गठन है ना, इस पुनर्गठन के आयाम ढूंढने पड़ेंगे हमें। इसके आयाम ढूंढने पड़ेंगे तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक प्रारूप, उसी के हिसाब से पुनर्गठन होगा। है ना। ये क्या करेगा, ये कानून बनाएगा और उसको पहचान देगा। दूसरा डेमोक्रेटिक फंक्शन, है ना, ये क्या करेगा, ये चक्रीय रूप से उनकी आकांक्षाओं और उनके जो चीजें हैं वो जो डालना और जोड़ना और निकालना चाहते हैं उसको अनुमति देगा। पॉलिटिकल सेटअप, मेरे बात समझ पा रहे हैं ना। तो हमको जो
गठन हो रहा है, उसके डायमेंशंस पकड़ने हैं पहले, और उसके डायमेंशंस को पकड़ करके देखना है कि इन डायमेंशंसों का नेशनल यूनिटी और उसमें क्या फर्क पड़ेगा, और वो भी किस तरह से, वो भी उनके क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि इवैल्यूएशन में हमको क्रम लगाना पड़ता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है पुनर्गठन में, बताओ? लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना कि संवैधानिक प्रारूप से उसको चिन्हित करना? संवैधानिक। सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करके करना चाहिए था। नहीं, दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण आप पहला किसको मानते हैं कि ज्यादा संवैधानिक और संवैधानिक रूप से पुनर्गठन। ओके, सवाल मेरा प्रेरणा समझ पाए आप? नहीं सर। सवाल ये है कि पुनर्गठन में ये सब आयाम है। पुनर्गठन कैसे होगा? जब उसके संवैधानिक पहचान मिलेगी। पुनर्गठन कैसे होगा? जब उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलेगी। जी पुनर्गठन सर। कैसे होगा? जब उनको स्वायत्तता मिलेगी, है ना? पुनर्गठन है। जी सर जी। तो आप पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे मौलिक प्रक्रिया आप किसको मानते हैं? संवैधानिक पहचान मिलना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चालू करना? संवैधानिक पहचान मिलना जरूरी है। हाँ, तो वही, इसी चीज को इवेलुएट करना है आपको कि संवैधानिक तो तभी तो चिन्हित होगा, और उनमें एक पुनर्गठन की शुरुआत होगी, है ना? और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्या होगा? उससे चीजें रिफाइन होंगी, जो जरूरत की चीजें वो आएंगी वापस, जो गैर जरूरत चीजें वो बाहर निकलेंगी। तो आप लोग करना क्या जी है, सर। पुनर्गठन के आयामों को पहले निकालो अपने तरफ से। मैं एक बार फिर से सेशन कर लूंगा, और फिर उसका नेशनल यूनिटी के डायमेंशन जो होते हैं, नेशनल यूनिटी के डायमेंशन और रीजनल, ये जो है क्षेत्रीय स्वायत्ता के जो डायमेंशन है, ब्रेन स्टॉर्म करना, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सब में, और उसकी भी। सर मतलब जैसे रीऑर्गेनाइजेशन से मतलब संवैधानिक अधिकार मिलेगा लोगों को, तो ये नेशनल यूनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है ये हमें बताना है। हाँ, ये बताना है कि ये देखो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगा। वो अधिकार कहाँ से मिल रहा है? वो केंद्रीय संविधान से मिल रहा है ना? तो जी ये सर जी। लोगों को जोड़ेगा, है ना? सेंट्रीपिटल जी फोर्स सर। यहाँ काम नहीं करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करेगा। इस तरह से करना है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सर लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी तो हैं सर। हाँ, वही वही अभी जस्ट यही बात हो रहा था कि इसमें क्या ऐसा नेगेटिव पॉइंट बताना है कि नहीं, तो दोनों का विवेचना करना है ना। जी सर। तो हम लोग क्योंकि काम वो करें है क्या, ना। इस प्रश्न को एक बार और डिस्कस कर लें 11:30 में? जी सर। टाइम रहेगा आप लोगों में? वो तो नहीं है लाइब्रेरी? नहीं सर होगा पर कोई नहीं सर, आज मैनेज कर लेंगे। हाँ, इसको कर लो, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जी सर। तो इसमें क्या करने के लिए मैंने बोला आप लोग को, ये पुनर्गठन के आयाम निकालना कहाँ से निकालोगे? चैट जीपीटी से यूज कर लेना आप लोग। ये अपने मौलिक चीजों को जानने के लिए आप लोग यूज ब्रेन करो। स्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसके आयाम लेकर के और इनके आयामों के साथ थोड़ा सा एक देखो तो, टच करके इसमें असेसमेंट बनाओ, और फिर रैंकिंग बना देना। कैसे रैंकिंग बनाना है कि राष्ट्रीय एकता की 3 रैंकिंग बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और क्षेत्रीय सहायता की 3 रैंकिंग बना देना, है ना, पुनर्गठन का। और फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे 11:30 में, हम लोग फिर से मिलते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो आज यहीं पे कंक्लूड करें अभी। 11:30 में फिर से हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे। जी सर जी। ठीक, ओके, 11:30 में।